सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं क्योंकि राहत का काम रोक दिया गया है। आध घंटे के अंदर अंदर हम टनल से बाहर आ सकते हैं। अगर कोई भी घटना घटती है, हमारा जो रेस्क्यू रिस्पांस सिस्टम है उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागना है। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते हैं। ये तो ऐसा कठिन कार्य है जो हम कर रहे हैं, उसमें इतना जोखिम तो रहता ही रहता है। यस, जितने भी हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे और जो काम कर रहे हैं सभी कुशल हैं। उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। उसके बाद में हम उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देते हैं, पेप टॉक करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिया करते हैं। जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंसेज होते हैं। तो जो भी क्रू काम कर रहा था ये पूरी तरह के कुशल था, सक्षल था, और हमारे उसके जो सुपरविजन होता है वो हमेशा डायरेक्शन में चलता है। जो हमारे संविदा के जो लोग हैं उनके जो इंजीनियर्स हैं वो भी उनको सलाह देते हैं, और काम करने के पहले 9 बजे पेप टॉक होती है। जो काम करने जा रहे होते हैं उनके जोखिम के बारे में बताया जाता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। इसका हमारे पास प्रमाण है, आप उसको ले सकते हैं। आप मुझे बताइए मड कहाँ तक गया? मड कहाँ तक गया? टनल के अंदर मड देखिए कितना मड है सर? अरे एक मिनट इधर से, आप तो इतनी देर से आप मुझे ये हमारा सवाल है कि आखिर ये ऑपरेशन इन्हीं मशीनों से चलेगा या आप कोई लेटेस्ट मशीन ला रहे हैं? देखिए, अगर आप पहले उस समस्या को समझें, सब लोग आप समझदार हैं, 4 दिन से यहाँ पर हैं। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख 4 दिन हुए हैं, 5 नहीं हुए हैं, तो कृपया इसको सही करें, इसमें सेंसेशन ना फैलाएं। 4 दिन के दौरान आपने देखा कि पानी जो पहले पानी आ रहा था सडनली 40 मीटर ऊपर उठ गया। रिवर का कोस्ट 15 मीटर ऊपर उठ गया है। सुनिए, जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है। ठीक है, इसको खाली करने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं, जो हमारे इक्विपमेंट लग सकते हैं, टनल के अंदर एक्सकेवेटर ही लगेगा। जो पानी आ रहा है तो पंप लगेंगे, पंप की तैयारी है, एक्सकेवेटर की तैयारी है। पीछे जगह हमने जब भी जैसे ही ये घटना घटी तुरंत ही हमने रेस्क्यू टीम आई एडमिनिस्ट्रेशन से। 2 घंटे के अंदर सारे लोग आ गए, SDRF आया, जो बचा सकते थे उनको बचाया गया इमीडिएटली। जो टनल में थे 12 लोग, उनका पूरे टनल का मुंह बंद हो गया था। किसी तरीके से सारे लोगों ने, सारे रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों से उतर के वहाँ तुरंत ही वहाँ छेद करके उनको 12 लोगों को बाहर निकाला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे या कोई उसमें व्यवधान हुआ, कोई डिले हुआ। लगातार एक चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि रोज कितना मड बाहर निकाला जा रहा है, कितना मड है? देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नदी लगातार हमारे टनल से जुड़ चुकी थी। टनल के थ्रू नदी बह रही है, टनल के बाहर भी नदी बह रही है। अगर हम टनल के नीचे से जब भी हम मक निकाल रहे हैं वो पानी के साथ मक टनल के थ्रू भी आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी हम मक निकाल रहे हैं, कितना निकाल पाए, कितना मीटर अंदर जा पाए? देखिए, इसका तो हम अगर आप 7 दिन लिखें, 20 घंटे 24 घंटे से स्कैनिंग की गई थी, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या? कुछ स्कैन करके उसमें निकला है, कुछ उसकी आपके पास रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कोई जो रिलीफ का काम चलाया जा रहा है? उसी जो मैं NGRA के द्वारा ये काम किया गया था, आप लोग देखे होंगे। जी। उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है। इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है, पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है। जहाँ पे भी वो 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है, उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे। डायरेक्टर ऑफ NGRA से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को। उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है। उसमें ऐसा अभी तो कुछ लगा नहीं कि कुछ कंफर्मेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी आर डूइंग ऑल फ्रंट। ये भी हम कर रहे हैं, सारों फ्रंट पे काम हो रहा है। मैं दिल्ली से आकर इधर बैठा हूँ, माय चेयरमैन इज सिटिंग इन दिल्ली, ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल रूम एंड वी आर वर्किंग इन कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट। सर, आप लोग देख ही रहा है, आगे का एक ही प्लान है अभी। राइट नाउ फॉर मी आई एम लुकिंग एट द बर्ड साइड रेस्क्यू का साथ साथ हमने आपको बोला 2 और फ्रंट पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नदी अभी थोड़ा नीचे गए हैं। इससे पहले जाने का संभावना था ही नहीं। कल दोपहर को हम इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे उधर, जब देखा ये नदी थोड़ा सा नीचे जाने का संभावना है,
हमने इमीडिएटली दोनों फ्रंट पे एक्सकेवेटर लगा के चालू सर, कर आप दिए। लोगों को सेंटर से या कहीं और से कोई मदद चाहिए, क्योंकि तमाम राज्य जो है आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ मदद के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो मदद के लिए तैयार है। जितना मदद हमें चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा ही बोलूंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, जो टनल में मड गया उसके अलावा कुछ टनल्स ऐसी हैं जहां खाली हो सकते हैं, जहां बचने के चांसेस हैं? कोई टनल्स ऐसी हैं, डिजाइन ऐसा है कुछ इससे One clear question on that part only. Any hope of survival? सर्वाइवल? जैसे मैडम गवर्नर मैडम ने बोल के गई हैं, वी ऑल प्रे टू भद्र विशाल भगवान दैट हमें मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, आई विल नॉट हैजर्ड एनी गेस, आई विल ओनली डू माई जॉब। सर, जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उस दिन बताया गया था कि ऊपर के टनल में 180 मीटर के बाद राइट साइड में पॉसिबिलिटी है लेबर्स वहाँ थे। कल ऑपरेशन जो ड्रिल करके शुरू किया गया, बताया गया कि सेफ्टी पे नीचे लेबर्स हैं, तो एग्जैक्टली लेबर्स हैं कहाँ पे, ऊपर वाले टनल में कि नीचे वाले टनल में, और ये कंफ्यूजन क्यों है सर? देखो कंफ्यूजन, कम्युनिकेशन मैं आपको नहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं। ऐसे टनल तो ऐसे जगह ऐसे आए हैं और कुछ टनल सीधा चल गए, आप लोग तो खुद टीवी में देख चुके हैं। अभी लेबरर के पास जब उसका ये आ गया, जब देखा कि पानी आ रहा है, मक आ रहा है, वो क्या बिहेव किया वो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे। अंदर तो पिच डार्क हो गया होगा क्योंकि बिजली तो चला गया इमीडिएटली, अदरवाइज तो मेरा सारे बिजली में दिया हुआ रहता है, हम खुद कितना बार गए, ये तो डेली जाते रहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, लेबरर कहाँ गया, किस जगह में गया, वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं, उसके नजदीक पहुंच के ट्राई कर सकते हैं कि उधर कहाँ से उसको निकल के हम सेफली बाहर ला पाए। दिस इज आवर लिस्टिंग के हिसाब से कितने लोग लेबर है कहाँ पे? 39 जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो लिस्ट दी है, जो उनके काम कर रहे थे फाइनल, उन्होंने बोला 39 अंदर है। नीरू मैम, आप पहले दिन से, मैं देख रहा हूँ, मैं पहले दिन से हूँ, आपको भी मैं देखता हूँ, लगातार आप यहाँ पर मौजूद रहती है। अभी हम कितना आगे बढ़ पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? पिछले आज 5वां दिन है, 4 दिन निकल गए। देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम आगे से आगे पहुंच पाएं। शुरू में स्पीड अच्छा था, लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहां पर तक पहुंच पाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है। प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि मैम मैं देख रहा हूँ आप लोग कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आज पूरा देश, सर एक सेकंड, आज पूरा देश ना सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, लोग यही जानना चाहते हैं कि कितने और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक अप्रोक्सीमेट कुछ बताइए। देखिए, इसमें तो एक हो चुके हैं, आप let the NTPC take. ना It समय depends on how लगेगा, much. ये टेक्निकल क्वेश्चन। It depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel. We are not technical persons. हम लोग जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें अभी अंदर क्या स्थिति है न तो हम जानते हैं, प्रशासन जानता है, न जो हमारे फोर्सेज आई यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स है वो जानते हैं, न NTPC वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वही करूंगा जहां पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज्यादातर यहाँ बैठते थे, यहाँ काम करते थे, ये करते थे। जैसे जैसे सूचना हमें मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि साहब ज्यादा चांसेस जो है ये SFT टनल में है, तो SFT टनल के हिसाब से ये जैसा अभी DIG मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है, रात से लगे हैं इसमें लगातार। लेकिन जैसे अभी आपको NTPC के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज है उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा। मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अब जो हमारा 180 मीटर्स है जहां तक पहुंच के जो एक उसका एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है। अप्रोक्स इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए, हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है। आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनके इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, ड्रोन्स हमारी जा रही हैं,
हमारी जो कैमराज हैं उसको लगाकर, हमारे जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसी जैसी स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है, तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। देखिए, काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मक में दलदल में फंस गया। हमारा बाहर में जितनी मशीन्स थी 90% वॉस्ट आउट। ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछे थे ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहा है, ये 90% का आसपास मशीन वॉश आउट होने के बाद भी जो काम चल रहा है शुरू से ही, उसके पीछे क्या राज है? राज की बात यही है, इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केम इन फुल सपोर्ट ऑफ अस। एंड आप देखिए स्टैंड बाई मशीन भी मेरे लिए खड़ा है अभी। ये सब आया है स्टेट एंड देखिए जितना मोबिलाइजेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। ये पूरा मोबिलाइजेशन इस तरह की आपदा के लिए जो संडे की ही शाम के इवनिंग टाइम तक सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसी स्थितियां अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी शुरू कर रहे Okay, fine. 34 people are stuck here. 34, 35 odd people are stuck here. 39. For the rest of the 170 people who have been missing, what is the efforts that you have taken in that? सर उसके लिए सर यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया था कि बहुत ही यहाँ पे जो हमारी रैनी साइड थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था। वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, एक तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर, उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज भेजी। वहाँ पे काम करना शुरू हो गया, वहाँ पे भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज, श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो, तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के डीएम से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है। वो भी 2 दिन से वहीं पे रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज मिल जाएं, तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा एसडीआरएफ की अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पे भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से सब बॉडीज अभी जो मिल रही हैं 35, यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। एक सवाल आपसे, क्योंकि उसका जवाब आप ही दे सकती हैं, क्योंकि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं सब आपको रिपोर्ट कर रही होंगी कि अभी बहुत सारी जगहों से खबरें ऐसी आई हैं अखबार से और सोशल मीडिया से कि अभी खतरा हो सकता है किसी भी वक्त। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग करें, आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी आने वाले दिनों में संभव हो सकता है कोई खतरा आने वाला है, क्योंकि ऊपर मड है, ऊपर कीचड़ है, पानी जमा है। इस पर कुछ आप बता पाएंगे देश को? मैं कुछ नहीं, जैसे कमिश्नर सर ने ऑलरेडी बताया। अगेन दिस इज स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस पे हम लोग सिर्फ बात वो नहीं है। कोई भी जो ऑथेंटिक तरीके से कहा जा सकता है वो कोई डेटा के बेसिस पे, कोई प्रॉपर जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक जो इनपुट है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा है कि जो आप बता रहे हैं, इस एप्रीहेंशन पे सारे अभी जो जितने जियोलॉजिस्ट, हमारे 3 टीमें अभी ऑलरेडी, जो वाडिया इंस्टीट्यूट के, हमारे जो इंडियन रिमोट सेंसिंग के और भी जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ के और जो दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे वहाँ पर जाकर देख रहे हैं। इसका जो, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो भी इनपुट होगा, इन सब के बेसिस पे जो भी उसमें प्रिकॉशंस लिए जाने होंगे वो सारे हर संभव प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाएंगे। एक सवाल ये है कि 6 किलोमीटर पर पहला ऋषिगंगा प्रोजेक्ट धराशायी होता है, उसके बाद यहाँ तक वो प्रोजेक्ट का मलबा आता है, लेकिन कोई अलार्म अगर वहाँ बजा होता, इन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बीच में कोई कनेक्टिविटी ऐसी या कोई अलार्म ऐसा होता तो यहाँ के लोग बच सकते थे, क्योंकि इतना समय उसे यहाँ आने में लगा। और यहाँ पर सर ने बताया कि 2 घंटे में उनकी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पर होती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने लोग काम कर रहे हैं, बचाने की कवायद में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। इसके लिए कोई एक्शन आप लोग किसी के खिलाफ लेंगे? अभी ये तो बहुत प्रीमेच्योर है, इस तरह की बात अभी नहीं कही जा सकती है। जैसे आप अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पूरा ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ही बह गया है। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। पेंगोंग लेक के पास से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। 48 घंटे के अंदर सेनाएं पीछे हट जाएंगी। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर अब स्थिति अप्रैल 2020 वाली होगी। भारत लगातार यही मांग करता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस समझौते से भारत ने कुछ भी नहीं खोया। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है
कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्व पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने किसान आंदोलन को धार देने के लिए विरोध कार्यक्रमों का एक नया कैलेंडर निकाल दिया। 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अलग अलग एजेंडे से विरोध प्रदर्शन होंगे। सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन 18 फरवरी को होगा, जब रेलों का चक्का जाम करने की किसान कोशिश करेंगे। किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? आंदोलन जीवी शब्द के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन की राजनीति पर आक्रामक हैं, लेकिन बुधवार को लोकसभा में जब पीएम मोदी कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे थे, उसी वक्त 2.5 महीने से सुलग रहे किसानों के मसले को और आंच देने की तैयारी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किसान आंदोलन का नया कैलेंडर ही घोषित कर दिया गया। 14 फरवरी जय जवान जय किसान का कार्यक्रम पुलवामा में शहीद जवानों की याद में किसान संगठनों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी छोटू राम जयंती पर कार्यक्रम। अंग्रेजों के जमाने में पंजाब के जाने माने किसान नेता रहे छोटू राम की जयंती पर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर किसान संगठनों का कार्यक्रम होगा। 18 फरवरी रेल का चक्का जाम। 18 फरवरी को एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन होगा और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर में रेलें रोकी जाएंगी। 19 फरवरी शिवाजी जयंती पर कार्यक्रम। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती को मजदूर किसान एकता के तौर पर मनाया जाएगा। फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने 4 से ज़्यादा ही हैं ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। एक मंच किसान संगठन इस विरोध कैलेंडर के जरिए पूरे देश में किसान आंदोलन को तूल देने की कोशिश में हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खास तेवर दिखाने की रणनीति बनी है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को भी अपने साथ मिलाने से लेकर राजस्थान के टोल प्लाजा को फ्री करने की ताकत को आजमाने की तैयारी है। हरियाणा के लिए ये है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं उनके जो एमएलएज हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे भी या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो या सरकार की गद्दी छोड़ दो। राजस्थान के लिए है कि राजस्थान पूरे स्टेट में राजस्थान के लोगों को कॉल दिया गया है कि जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो।
किसान संगठनों का ये इरादा साफ जाहिर कर रहा है कि किसानों के मसले पर चल रहा संग्राम जल्द थमने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति स्पष्ट है, कृषि कानूनों में जरूरत होगी तो बदलाव करने को सरकार तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है, बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। पवन राठी के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। चीन की हेकड़ी निकल गई। भारत के मजबूत इरादों के आगे चीन को झुकना पड़ा और पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक से अपनी सेना पीछे ले जाने पर चीन को अब राजी होना पड़ा है। जहां चीनी सैनिक पीछे हटने लगे हैं, वो उस जगह तक पीछे जाएंगे जहां पिछले साल अप्रैल में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि हमने चीन की सेना को, चीन के सैनिकों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लद्दाख में करीब 7 महीने से चीन के साथ जारी तनाव के संदर्भ में ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित हुई है। भारतीय सैनिकों की अदम्य दिलेरी और मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिशों के आगे आखिरकार ड्रैगन ने हथियार डाल दिए। चीन की सेना ने पेंगोंग लेक से पीछे हटना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में ये अहम जानकारी दी। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। चीनी सेना के पीछे हटने का खुलासा कल ही चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कर दिया था। आज संसद में बयान से रक्षा मंत्री ने इस पर मुहर लगा दी। रक्षा मंत्री ने इस समझौते की विस्तार से जानकारी दी। समझौते के मुताबिक पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर दोनों देश फॉरवर्ड सैनिकों को पीछे हटाएंगे। चीन जहां अपनी सेना को उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित अपने स्थायी बेस मेजर धान सिंह थापा पोस्ट पर रहेगी। सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया के बाद बाकी मुद्दों के हल पर बातचीत जारी है। समझौते के 48 घंटे के भीतर दोनों देश के सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति कायम कर दी जाएगी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल मई से तनाव चल रहा है। जून के महीने में तो दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प भी हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। तब से दोनों देशों के सैनिक आमने सामने मौजूद थे और सैनिकों को पुरानी स्थिति में लौटाने के लिए 9 स्तर की बातचीत हो चुकी थी। 24 जनवरी को तो 9वें दौर की बातचीत करीब 15 घंटे तक चली थी। सतत कोशिशों ने आखिरकार रंग दिखाया। चीन को एहसास हो गया कि 1962 वाला भारत नहीं है। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे
दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। ये भारत के संकल्प की जीत है। लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद ये हिंदुस्तानी सैनिकों की जीत है। चीन सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन ये भी जरूरी है कि ड्रैगन की चाल पर नजर रखी जाए, क्योंकि पीठ पर वार करने में वो कुख्यात है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत चीन के बीच जो समझौता हुआ है, उस समझौते के अनुसार पेंगोंग झील पर स्थिति क्या होगी? अब संसद में दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के अनुसार अब देखिए यहां पर आप, चीनी सैनिक पेंगोंग से उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ जाएंगे, लौट जाएंगे वहां पर, यानी कि अप्रैल और मई 2020 से पहले की वाली स्थिति में ये यहां पर आ जाएंगे। भारत के सैनिक फिंगर 3 के पास स्थित परमानेंट बेस पर तैनात होंगे। अप्रैल 2020 के बाद झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर दोनों सेनाओं ने जो भी स्ट्रक्चर बनाए उसे नष्ट किया जाएगा। जो स्थिति अप्रैल 2020 में थी वही स्थिति बहाल कर दी जाएगी और ये एक बहुत बड़ा समझौता है। मतलब ये हुआ कि पूर्वी लद्दाख से गुजरने वाली एलएसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंगोंग झील से गुजरता है। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ी है जिसमें उंगली जैसे आकार उभरे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहां पर, और इसे फिंगर्स कहा जाता है। तो भारत के अनुसार एलएसी फिंगर 8 तक है, यानी फिंगर 8 तक भारत का हिस्सा है। चीन एलएसी को फिंगर 2 तक मानता है, फिंगर 4 तक भारत का कंट्रोल रहा है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, जबकि भारत की स्थायी पोस्ट फिंगर 3 पर है। मतलब यह हुआ कि चीन ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, जिसे भारत की आपत्ति के बाद चीन को हटाना पड़ा है। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है और पिछले साल मई में फिंगर 5 यानी कि फिंगर 5 एरिया में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी और वो बात आपने देखी थी कि किस तरह से तनाव हुआ था, कैसे वहां पर झड़प हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में। तो अब सवाल सबसे बड़ा आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर चीन मान कैसे गया? पिछले 7 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि भूमाफियाओं जैसी हरकत करने वाला चीन अब पीछे हटने पर राजी हुआ है? चीन के पीछे हटने का कारण है भारत सरकार का दृढ़ संकल्प, बुलंद इरादा और भारत के सैनिकों का फौलादी इरादा। भारत ने बातचीत में यह साफ कर दिया, कह दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा और चीन से भी साफ तौर पर यह कह दिया कि 1 इंच जमीन भी हम किसी को, चीन को कब्जा करने नहीं देंगे। पेंगोंग सो से अगर चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हुआ है तो इसके पीछे है हिंदुस्तान का दृढ़ संकल्प कि भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी किसी को कब्जा नहीं करने देगा। दुश्मन के हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान में पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों पर धोखे से चीन के वार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बारी बारी लद्दाख गए थे। भारत माता की जय। वहां उन्होंने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले जाबाज सैनिकों का हौसला बढ़ाया था और अपने बयानों से साफ कर दिया था कि चीन बीते दिनों के सपने से बाहर आए और हिंदुस्तान को कमजोर समझने की भूल न करे।
भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तब से भारतीय सैनिक मुस्तैदी से लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर मौजूद रहे। हाड़ कपा देने वाली ठंड से चीनी सैनिकों की अदला बदली की खबरें आती रहीं, लेकिन भारत के वीर बगैर किसी शिकन के फौलादी इरादे के साथ डट कर खड़े रहे। इसी फौलादी इरादे ने आखिरकार चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय, तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। गलवान की घटना से पहले और बाद में भी भारत और चीन के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत चलती रही। भारत ने हर बातचीत में चीन के सामने 3 बातें साफ साफ रखी। पहला, दोनों पक्ष LAC को माने और इसका सम्मान करें। दूसरा, किसी भी तरीके से कोई भी पक्ष यथास्थिति को बदलने का प्रयास न करे। तीसरा, दोनों पक्ष समझौते का पालन करें। महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। चीन के साथ पेंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट का समझौता अहम है, लेकिन अभी भी LAC पर पेट्रोलिंग जैसे कुछ मुद्दे बचे हुए हैं, जिन पर बातचीत जारी है। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। टकराव किसी समस्या का हल नहीं, सतत विकास के लिए जरूरी है शांति। चीन को इतने दिनों बाद आखिरकार ये बात समझ आ गई। आज तक ब्यूरो।